बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद कयां तो सब खैरियत सां हूंदो। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अॼु जो ॾींहुं असां सॼी दुनिया लाइ हिकिड़ो वॾो परेशान कुन ॾींहुं थियणु घुरिजे। मुंहिंजे लाइ त आहे। वजह वॾी सिंपल आहे, सादी सी आहे। असां पंहिंजी ज़िंदगी में क़िस्म क़िस्म जे वॉरफेयर जे बारे में ॿुधो आहे कि जॾहिं जंगूं थींदियूं आहिनि रेगिस्ताननि में त ॿियो वॉरफेयर हूंदो आहे, जॾहिं थींदियूं आहिनि समुंड में त ॿियो वॉरफेयर हूंदो आहे, जॾहिं थींदियूं आहिनि पहाड़नि में त ॿियो वॉरफेयर हूंदो आहे। ऐं असां पंहिंजी दुनिया में काफ़ी जंगूं ॾिसी बि चुकिया आहियूं। असां अफ़गानिस्तान जे ख़िते में जंगूं ॾिठियूं आहिनि, असां मिडिल ईस्ट में तव्हांखे ख़बर आहे मिस्र में, लीबिया में जंगूं थियूं आहिनि, कोयत में जंगूं थियूं आहिनि। बर सग़ीर में तव्हां अगरि 100 साल मथे हलिया वञो त तव्हांखे वर्ल्ड वॉर 1 जंग अज़ीम, वर्ल्ड वॉर 2 ऐं हाणे चवंदा आहिनि कि वर्ल्ड वॉर 3 अलाह न करे कॾहिं थिए। असां खोड़ जंगूं ॾिसी चुकिया आहियूं, पर हाणे दुनिया जेका जंग ॾिसे पई इहो बिल्कुलु अलॻि आहे। हिन खे तव्हां आम जंग न सम्झिजो। हे हिकिड़ो अहिड़ो हथियार आहे जंहिं दुनिया जे ताक़तवर तरीन माण्हुनि हिकिड़ो अहिड़ो हथियार हर घर में पहुचाए छॾियो आहे, हर कुंड में पहुचाए छॾियो आहे, हर ॿार जे हथ में पहुचाए छॾियो आहे ऐं हो कॾहिं बि तव्हां ते वार करे सघनि था। हिन जी मिसाल तव्हांखे ख़बर आहे हिन महिल लबनान में जिथे हिज़्बुल्लाह आहे। हिज़्बुल्लाह छोजे करे इज़राइल खे जवाबु पई ॾे फ़लस्तीन में जेको उन्हनि ज़ुल्म कयो आहे, त उन्हनि हाणे हिज़्बुल्लाह खे टारगेट करणु शुरू कयो आहे, लबनान खे टारगेट करणु शुरू कयो आहे। अॻु में असां ॾिसंदासीं मिज़ाइल वेंदा, रॉकेट वेंदा, ड्रोन हमला थींदा, पर हाणे जेको हमिलो थियो आहे अॼु ताईं दुनिया कॾहिं सोचियो बि न हो, ॾिठो बि कोन हुयो, ॿुधियो बि कोन हुयो। पहिरियों असांखे ख़बर पई पेजर अटैक, कि जेके माण्हू पेजर पिया इस्तेमालु कनि लबनान में उन्हनि जा पेजर फाटी पिया। दुनिया पाकिस्तान ई त ख़ासि तौर ते इहो सोचणु लॻा कि पाकिस्तान में त को पेजर हाणे इस्तेमालु ई कोन थो करे, पेजर त थी वई पुराणे दौर जी ॻाल्हि, हाणे पेजर जी ॻाल्हि किथां था कनि। ऐं पोइ ख़बर पई त पेजर उते इस्तेमालु पियो थिए ऐं सभु फाटी पिया। अॼु हाणे ॿी ख़बर लेटेस्ट हाणे इहा आई आहे कि स्मार्ट फ़ोन्स हुजनि, वॉकी टॉकीज़ हुजनि, हुननि में बि धमाका थियनि पिया। ऐं सेकेंड वेव जेका आई आहे हुन ॿुधायो आहे कि 300 माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि, 12 जे क़रीब अञा ताईं टोटल माण्हू मरी चुकिया आहिनि हिननि हमलनि में। त मां अॼु सोचण ते मजबूर थियुसि कि हे फ़ोन जेको असां सभिनीनि जे हथ में आहे हिन खे मूं हथ मां कढण जो सोचे छॾियो कि हिन खे परे रखां फ़िलहालु, ऐं का बि शइ अलाह न करे थी सघे थी। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े थी वई आहे कि जेतिरी बि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस आहिनि दुनिया में जेका टोटल आबादी आहे हिन महिल 8 अरब आहे ऐं मोबाइल फ़ोन स्मार्ट फ़ोन्स यूज़र्स हिन महिल दुनिया में 7.2 अरब स्मार्ट फ़ोन यूज़र्स दुनिया में मौजूदु आहिनि। त हे 7 अरब खां मथे माण्हू पंहिंजे हथनि में जेके खणी बीठा आहिनि ऐं सम्झनि था कि असांजी कनेक्टिविटी लाइ, असांजी इंफॉर्मेशन लाइ, असांजी सिक्योरिटी जे लाइ ज़रूरी आहे। हक़ीक़तनि दुनिया जी जेके वॾियूं वॾियूं टेक्नोलॉजी जी कंपनियूं आहिनि हुनमें इज़राइली कंपनियूं लीड थियूं कनि ऐं उहे ई माण्हू आहिनि जेके इहे फ़ोन ठाहिनि था, दुनिया खे ॾियनि था, ब्रांड्स क्रिएटेड आहिनि, हिन जा सॉफ्टवेयर आहिनि, पेटेंट्स आहिनि, को ॿियो ओड़ी शइ ठाहे कोन थो सघे। तव्हांखे उहा शइ खपे, हुन ब्रांड जी शइ खपे त हुनमें हुननि जो को न को चिप लॻल ई हूंदी, जंहिंजे करे अॼु इहा ख़तरे जी घंटी वॼी चुकी आहे कि जंहिंजे हथ में बि स्मार्ट फ़ोन आहे, जंहिंजे हथ में बि कोई टैबलेट आहे, जंहिंजे हथ में बि का अहिड़ी स्क्रीन आहे, छो करे पेजर फाटी सघे थो त ॿियूं सभु डिवाइसिस फाटी सघनि थियूं, कंप्यूटर ताईं फाटी सघे थो। हे टेक्नोलॉजी जो दौरु ज़रूरु आहे, पर असां नंढपण खां फिल्मूं ॾिसंदा आया आहियूं कि रोबोट जेके आहिनि इंसाननि खां विढ़ंदा आहिनि। टर्मिनेटर आई जॾहिं आउं नंढो हुयुसि ऐं जाम अहिड़ी हॉलीवुड जी मूवीज़ ईंदियूं आहिनि ऐं चवंदा आहिनि कि हॉलीवुड मूवीज़ ऐं सॼी इंडस्ट्री आहे हुननि जी जेके ताक़तवर आहिनि, जेके इज़राइल जा मालिक आहिनि, जेके यहूदी ऐं ज़ायनिस्ट लॉबीज़ जा लीडर आहिनि, जेके दुनिया जा रईस तरीन माण्हू आहिनि, पर हुननि जा नाला रईस तरीन माण्हुनि जी फ़हरिस्त में ईंदा कोन्हनि, जेके ॿिया दुनिया जा माण्हू आहिनि ऐं हुननि जे साम्हूं ग़रीब आहिनि। हिन में रॉकफेलर्स, मर्डॉक्स, रॉथशाइल्ड जहिड़ी फैमिलियूं शामिल आहिनि। त असांखे हाणे सोचणु घुरिजे कि हिन मटंदी दुनिया में असांखे छा करिणो आहे, असांखे छा लाहे अमल रखिणो आहे, असांखे पंहिंजे ॿारनि खे कीअं तयारु करिणो आहे। असांखे हिन महिल इहो सोचिणो आहे कि असां पाण खां इहे फ़ोन कीअं परे था करे सघूं, इहे स्क्रीन्स पंहिंजे ॿारनि खां कीअं था परे करे सघूं। छो जे करे हिन महिल त टारगेट लबनान आहे, हिज़्बुल्लाह आहे, उतां जा माण्हू आहिनि जेके इज़राइल सम्झे थो कि उहे इज़राइल ते अटैक कंदा, उन लाइ ख़तरो आहे त उन्हनि खे मारण लाइ कुझु बि करे सघे थो। पर हक़ीक़तनि पाकिस्तान बि हुननि मुल्कनि में शामिलु आहे जेको इज़राइल खे न मञींदो आहे ऐं इज़राइली प्रोडक्ट्स असां न वठंदा आहियूं। असां बैन आहे कि असां उतां ट्रेड न कंदासीं, असां हुनखे रेकग्नाइज़ ई न कंदा आहियूं। पर अॼु मूंखे वॾी ख़ुशी थी जॾहिं मूं इहो ख़बर पढ़ी ऐं ॾिठी कि सऊदी वली अहद
शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इज़्ज़त माब इहो बयानु ॾिनो त जेसि ताईं फ़लस्तीन जी रियासत जो क़याम न थींदो तेसि ताईं सऊदी अरब इज़राइल खे रेकग्नाइज़ न कंदो एज़ अ नेशन। इहा तमामु हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे, छो जे करे इहे रूमर सदाईं गर्दिश कनि पिया कि सऊदी अरब जा अंडर द टेबल ताल्लुकात इज़राइल सां आहिनि, पर इहा ऑफिशियल स्टेटमेंट अचणु तमामु ज़रूरी हुई, छो जे करे इज़राइल जेको फ़लस्तीन में करे पियो उन ते सऊदी अरब जो ओड़ो स्टांस न हुयो जेको दुनिया सम्झे पई कि सऊदी अरब अगरि सख़्ती कंदो त इज़राइल इहा बर्बरियत बंदि कंदो, पर उहा सख़्ती नज़र न आई। पर अॼु हिकिड़ो सख़्तु बयानु ज़रूरु आयो आहे कि हो इज़राइल खे कोन मञींदा जेसि ताईं फ़लस्तीन जी रियासत जो क़याम न थींदो। पर देन अगेन इहे जेके टेक्नोलॉजी जा बम असांजे हथनि में आहिनि, अॼु इज़राइल सॼी दुनिया खे ॿुधाए छॾियो आहे कि हो हे ठाहिण वारो आहे। दुनिया में टेक्नोलॉजी जी वॾियूं कंपनियूं इज़राइल जूं आहिनि ऐं असांजे हथनि में हुननि जा फ़ोन्स आहिनि, हुननि जा टैबलेट्स आहिनि ऐं उहो हिकिड़ो बटन दॿाईंदा ऐं इहे 7 अरब फ़ोन फाटंदा। कंहिंजे हथ में हूंदो त हथु वेंदो, कंहिंजे खीसे में हूंदो त उनजी लिवर किडनीज़ इंजर थी सघनि थियूं, आंतूं इंजर थी सघनि थियूं, विच इज़ अगेन वेरी डेंजरस लीथल आहे। जेके हिन महिल बि लेबनान में ज़ख़्मी माण्हू आहिनि उन्हनि खे अहिड़ा ई ज़ख़्म आयल आहिनि, जिस्म जो को हिसो उॾामी वियो, हथु उॾामी वियो, कनु उॾामी वियो, अखि ते चोट आई आहे। त यकीन असांखे सोचणु घुरिजे अॼु, अगरि असां अॼु बि न सोचींदासीं त असां पाण खे पोइ अकुलमंद न चऊं त सुठो आहे। सोचणु घुरिजे कि असां कीअं पंहिंजो दिफ़ा कंदासीं, कीअं पाण खे डिफेंड कंदासीं। हे वॉरफेयर किथे हली वई आहे। जॾहिं करोना आयो तॾहिं हर कंहिं चयो कि इहो बायो वॉरफेयर आहे, इहा हिकिड़ी वायरस आहे जेका एयरबॉर्न आहे ऐं इहो हाणे दुनिया में अॻ में इकोनॉमिक हिटमैन जी ॻाल्हि थींदी, कंहिं बि मुल्क खे तबाह करिणो आहे उनजी मईशत खे तबाह करे छॾियो। पोइ ॻाल्हि थियणु लॻी कि हाणे इकोनॉमिक हिटमैन्स बि न ईंदा, जंगूं बि कोन थींदियूं, हाणे बायो वॉरफेयर अची वियो आहे। हिकिड़ी वायरस छॾंदा, एयरबॉर्न हूंदी, दुनिया में ट्रैवल कंदी, हर कंहिंखे बीमार कंदी, पॉपुलेशन घटि थींदी, छो दुनिया जा रईस तरीन ताक़तवर तरीन माण्हू चाहिनि था कि दुनिया जी जेके आबादी आहे उहो घटि थिए, छो कि दुनिया जी रिसोर्सिस पाणी ख़राबु पियो थिए, पाणी घटि पियो थिए, पीअण वारो हवा जी क्वालिटी ख़राबु थी वई आहे, पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज सभिनीनि खे परेशान करे छॾियो आहे। त उन्हनि सोचियो आहे डीपॉपुलाइज़ कयूं दुनिया खे। इहो बि हिकिड़ो नैरेटिव इंटरनेट ते सोशल मीडिया ते इलाही ॿुधियो थो वञे। पर हाणे पाकिस्तानी क़ौम छा कंदी? पाकिस्तानी क़ौम खे हाणे रियलाइज़ करणु घुरिजे कि तयारी करणी आहे सिचुएशन खे मीट करण जी, पंहिंजो दिफ़ा करण जी। असां हूअं ई इंटरनेट ते एतिरो कुझु करे कोन सघिया आहियूं। असांजी हुकूमत त ट्विटर खे एक्स खे अलाए कॾहिं खां बंदि करणु पई चाहे, पर VPN इस्तेमालु करे सॼी क़ौम उहो ट्विटर हलाए पई। ऐं हाणे बि असांखे ख़बर आहे कि जेको फायरवॉल जी ॻाल्हि कई हुकूमत खे इंटरनेट खे कंट्रोल करण लाइ, हक़ीक़तनि जेके डिवाइसिस असांजे हथनि में हिननि खे केरु कंट्रोल कंदो, हिननि खे केरु मॉनिटर कंदो। हाणे हुकूमत खे घुरिजे कि हिकिड़ी कमेटी ठाही वञे ऐं जेके बि पाकिस्तान में डिवाइसिस ऐं कम्युनिकेशन लाइ फ़ोन, स्मार्ट फ़ोन, टैबलेट इस्तेमालु पिया थियनि, हिननि खे चेक करणु घुरिजे कि का हिन में अहिड़ी टेक्नोलॉजी त न आहे कि हो हुतां बटन दॿाईंदा ऐं उहो सेमी कंडक्टर ऐं चिप गरम थींदी ऐं फाटी करे इंसान खे ज़ख़्मी करे सघे थी। ख़ैर, हिन जी ॻाल्हि असां प्रोग्राम में अॻिते हली तफ़सीलन कंदासीं। मां अॼु हिन खे अलावा ॻाल्हि करणु चाहींदुमि सियासत जी। असां सदाईं सियासत जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई डिस्कशन, मां चाहींदुमि कि तव्हांखे ॿुधायां कि अॼु ऑपोज़िशन लीडर मौलाना फज़लुर रहमान साहब ऐं ॿियनि रहनुमाउनि कहिड़ी गुफ़्तगू कई, छा चयो, छा थियो, तव्हांखे मां त ॿुधाईंदुमि पर पहिरियों ॿुधाईंदुमि। ॿुधो। आईनी तरमीम, मौलाना फजलुर रहमान एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान स्पोक्स पर्सन चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। जुल्फ़िकार साहब, पहला सवाल तो हर कोई यही करेगा, आज पूछेगा भी यही, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, ये जो जुल्फ़िकार साहब रिसेंट अटैक्स हुए हैं, बिफोर आई कम टू पॉलिटिक्स, बिकॉज मेरी टीम समझ रही है कि मैं पहले सियासी सवाल करूंगा, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे लेबनान के ऊपर करना चाहूँगा, इजराइल की जारियत के ऊपर करना चाहूँगा। जो ये सर गैजेट्स के अटैक्स हुए हैं, पहले तो पेजर अटैक आया, हम परेशान हुए कि ये पेजर अटैक्स कैसे मुमकिन है, फिर मालूम पड़ा मोबाइल फ़ोन्स, फिर मालूम पड़ा वॉकी टॉकीज़ फट रहे हैं। मुझे तो अपने फ़ोन से डर लगने लगा है। क्या आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग्स, ऐसे एहसासात का सामना करना पड़ रहा है जुल्फ़िकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं इससे पहले कि कोई और बात करें, यू वर काइंड एनफ, आई वाज वर्किंग एज द स्पोक्समैन ऑफ द चेयरमैन PPP, बट गॉड हैज बीन काइंड, द chairman has given me a position of additional secretary general Pakistan PPP. माशाअल्लाह। तो मैंने कहा आपको बताऊं कि thank you for informing us, sir. I am talking as the additional secretary general of the PPP now. Right, sir. तो ये जो लेबनान वाला आपने मामला की बात बताई है, आई थिंक दिस इज वेरी डेंजरस
ये मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, और ये जो चीज है, दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो इक़दाम हुआ है, ये जो मामला हुआ है, ये तो अब खास तौर पे आईफोन के ऊपर, तो ये आई बीन वेरी केयरफुल। पहले तो बहुत ज्यादा फोन के साथ टाइम गुजरा, अब एक दो दिन से ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कॉशन हो गया है कि अब we have to be extraordinarily careful with the phones, with charging, and with spending time with the phone, especially in some particular temperature के अंदर के अब तो डर लगता है कि किसी टाइम पे कुछ हो ना जाए। तो this is very very dangerous. Agreed. This is we सर have to be 8 extraordinarily अरब careful. आबादी है सर, दुनिया की आबादी 8 अरब है और स्मार्टफोन यूजर्स को 7.2 बिलियन है। तो मुझे तो लग रहा है कि 7 अरब बम लोगों ने पकड़े हुए हैं। अल्लाह रहम करे। आई थिंक दुनिया की लीडरशिप को सोचना चाहिए, बैठना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को फिर से रिविजिट करके देखना चाहिए कि ये सेफ भी है हमारे लिए कि नहीं, या फिर दुनिया को टेक ओवर करने वालों ने प्लान बनाया हुआ है कि एक बटन दबाएंगे और 7 अरब बम फट जाएंगे। सर देखिए, जब से ये साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि अगर आप शायद फिजिकली सेव हो सके, बट अदरवाइज यू आर नॉट सेफ, बिकॉज आपकी तमाम हर किस्म की कम्युनिकेशन वर्बल है, विद इन फैमिली है या फ्रेंड्स है या ऑफिस में है। इफ यू आर कैरिंग अ फोन विद यू, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू बी सेफ एनीमोर, बिकॉज अब हम आप और मैं अगर आपस में बैठे हो और फोन पड़ा हो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट खाने पीने की बात भी कर रहे हैं, तो आफ्टर अ मिनट और सो, मे बी कपल ऑफ मिनट्स, यू विल स्टार्ट वॉचिंग एड्स ऑफ पर्टिकुलर फूड। मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी आवाजें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपका कैमरा यूज कर रहे हैं, सब कुछ आपको मॉनिटर किया जा रहा है। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर इट? एनी रिकमेंडेशन सर? देखिए, वी हैव टू हैव द इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जिसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं उनको, बट पीपल आर नॉट एक्चुअली एजुकेटेड ऑन दैट। मैं भी बहुत सारी चीजों के ऊपर मुझे नहीं पता था। कुछ अर्सा पहले ही मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं, एंड आई हैव ट्राइंग टू स्टॉप दैट एक्सेस टू गूगल एंड रेस्ट ऑफ द एप्स। और उसके बाद से थोड़ा सा जरा ये होता है कि आप बात करते हुए या चीज करते हुए तो आप रिलैक्स होके बात करते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप खुल के बात करें, और वो बात कौन कौन कहाँ पे सुन रहा है और कब आपकी उस बात को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। यू हैव नो आइडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह हमें अपने मोबाइल फोन से बचाए सर। अल्लाह ताला सर हम सबको नेकी की हिदायत दे और सिरातो मुस्तकीम पे चलने। जुल्फिकार साहब, लेट्स कम टू पॉलिटिक्स। ये आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान साहब की इंपॉर्टेंस, उनका पीटीआई की तरफ स्टांस रहना कि पीटीआई को साथ लेके चलना है, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल ना होना और सबको राजी किए बिना उन्होंने बिल भी पेश नहीं कर पाए, एक फियास्को सा लग रहा है, एक फेलियर सा लग रहा है, एक नाकामी सी लग रही है। आपको क्या लग रहा है सर, ये आईनी तरमीम का मामला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, सही है, दुरुस्त तरीके से हो रहा है और इसकी टाइमिंग भी सही है आपकी नजर में सर? मैं अपने वालिद साहब की एक बात आपको बताता हूँ। मेरे वालिद साहब एक दिन बैठ के हमें कह रहे थे कि सियासत में जो है ना, वो एक सियासतदान कई दफा जीता है, कई दफा मरता है। तो आप सियासत में किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई पॉलिटिक्स से आउट हो गया या कोई पॉलिटिक्स में इन हो गया। कोई इन होके आउट हो सकता है, कोई आउट वाला बंदा इन हो सकता है। मौलाना साहब के बारे में मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ अपने वालिद की बात को कोट करके कि दुनिया ने मौलाना साहब को जीरो कर दिया था, मौलाना साहब की सियासत को खत्म कर दिया था। मौलाना साहब को खुद भी कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो जलसे जुलूस करना चाह रहे थे, एहतजाज करना चाह रहे थे, मुल्क जैम करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना चाह रहे थे। पर आप देखें कि सियासत एक कैसा खेल है कि एक आईनी तरमीम की वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे मुल्क की सियासत मौलाना साहब के जो है वो पास आके खड़ी हो गई है, और मौलाना साहब उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं रहा इस मुल्क में अगर कोई आईनी अमेंडमेंट करनी है। तो ये होती है सियासत के अंदर एक सियासतदान की अहमियत। आपको वेट करना चाहिए अपनी बारी का, आपकी बारी जरूर आती है। आई थिंक इट्स मौलाना साहब टर्न। और मौलाना साहब जिस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, एक चीज तो है कि मौलाना साहब के साथ
जो है ड्राफ्ट शेयर किया गया या नहीं किया गया, पर मौलाना साहब से उसको डिस्कस जरूर किया गया और मौलाना साहब को सारी चीजों के बारे में बताया गया और मौलाना साहब ने प्रिंसिपली उस पे एग्री किया था। हाँ, जिस रात जो गवर्नमेंट की आप उनकी कह लें कि they were being naive or they have been mishandled, not naive actually, they have mishandled it, तो उनसे वो हैंडलिंग नहीं हो सकी। कॉज उसकी वजह है कि जब आपने आईनी अमेंडमेंट करनी होती है, आईनी तरमीम करनी होती है, उससे पहले आपको एक कमेटी में भेजना पड़ता है वो मुसवदा, वो ड्राफ्ट, उसके बाद वहां पे वो डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन होके आपको कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट अप्रूव करती है और कैबिनेट के बाद आके वो पार्लियामेंट में टेबल होता है और टेबल होने के बाद जो है उसके ऊपर तमाम अराकीन जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जितने बनते हैं उन्होंने आके वोट करना है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हर बंदे को कहा जा रहा था कि आप आए और टीवी पे मैंने देखा कि कहा जा रहा था कि कैबिनेट की मीटिंग जो होगी वो अगले दिन सुबह होगी। But I couldn't understand कि how can this be possible कि आप अमेंडमेंट्स को तो आज टेबल कर दें और कैबिनेट की मीटिंग कल हो, यानी कैबिनेट कल अप्रूव देगी और वोटिंग आज हो जाए। यानी सर आपकी बातों के मुताबिक हुकूमत की बेवकूफियां पहले दिन से आपको नजर आ रही थी। आई थिंक कि उनका होमवर्क या उनका प्रोसीजनल जो तरीकाकार था वो प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर सके। Whosoever was handling it was mishandled। और ये के और इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो 20-25% चीजों के ऊपर रिजर्वेशन थे, उन्होंने कहा हमें भी जो है वी हैव टू अमेंड दैट कॉज हम वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट। सो इसके ऊपर फिर एट द एंड ऑफ द डे मौलाना साहब की अपनी रिजर्वेशंस थी। अच्छा, मैं एक मौलाना साहब का आखिरी सवाल करना चाहता हूं ब्रेक पे जाने से पहले, ताकि फिर हम वापस आके दूसरी चीजें डिस्कस करें। ये बता दें सर, आज भी मौलाना साहब से मौसूम नकवी की मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने असद कैसर के घर खाना भी खाया। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ने मौलाना साहब के वकील को यह भी कहा कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही कराएं वरना आपकी पार्टी डी नोटिफाई हो जाएगी। लोग, आम आदमी ये सोच रहा है कि जो पार्टी हुकूमत का साथ नहीं देगी तो वो नैब का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और उनको फिर डी नोटिफाई कर देगा, इंट्रा पार्टी पे सवाल उठाएगा, वो फंस जाएंगे और फिर वो मान जाएंगे हुकूमत की बात। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन नैब का काम करने लगा है सर? क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब की आज की स्टेटमेंट है कि ये जो आईनी तरमीम है इसमें 3 लोगों की एक्सटेंशन है, जिसमें से एक तो हमारे चीफ जस्टिस हैं, दूसरे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इसीलिए आपके इस पे क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ऐसे ही क्रिएट हुई है जिस तरह लोग समझ रहे हैं? देखिए, मेरा जाती तौर पे तो ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा करे। दो कि वो कर सकता है, उसके पास अख्तियार है, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट द टाइमिंग सूटेबल नहीं है इस किस्म का इकदाम करने के। कॉज अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशंस का आपस में टकराव बढ़ेगा। और इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन मुझे नजर नहीं आ रही है, बिकॉज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। साहब ने भी आज कह दिया सर बिलावल साहब के बाद। बिल्कुल, तो मुझे तो इस किस्म की कोई भी ऐसी डिसरप्शन नजर नहीं आ रही। आई थिंक दिस इज गोइंग टू मूव ऑन। हाँ, लेकिन जहां पे पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर जमातों के ऊपर कंसल्टेशन के बाद जो मुत्तफिका पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर तमाम जमातें मिलके अगर नंबर पूरा होता है तो वो एक आईनी अमेंडमेंट्स कर ली जाएंगी। बट अभी जो है, अभी तो फिलहाल कंसल्टेशन ही चलेगी, ड्राफ्ट ही बनेगा। बिल्कुल ठीक। अब यकीनन हम जानते हैं सर कि थोड़ा ही वक्त बचा है। 25 अक्टूबर काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन होगा और 26 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि हमारे नए चीफ जस्टिस हलफ उठा लेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जुल्फिकार साहब, फॉर एग्जांपल कि जब काजी फाइज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनना था तो 3 महीने पहले ही उनको नोटिफाई कर दिया गया था। बंदियाल साहब को तकरीबन 21 दिन पहले नोटिफाई किया गया था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। साकिब निसार साहब को 23 दिन पहले नोटिफाई कर दिया गया था। इस वक्त 37 दिन बचे हुए हैं हमारे नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन के लिए। लेकिन मैं कुछ आपको उनकी बातें भी सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हल्के ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत परेशान है काजी फाइज ईसा साहब के जाने से और मंसूर अली शाह साहब के आने से। तफसीलन इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा जुल्फिकार साहब आपके साथ, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। व्यूअर्स, टेक अ ब्रेक।
जज परफॉर्म नहीं कर रहा है, निकाल दें उसको, बाहर कर दें। ये है वो अल्फाज जो मैं अपने व्यूअर्स को सुनवाना चाह रहा था। आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 26 अक्टूबर 2024 को मंसूर अली शाह साहब। जुल्फिकार बदर साहब, बहुत सारे हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत परेशान है, काजी फाइज ईसा साहब जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि एक्सटेंशन हो ना हो मैं नहीं लूंगा, गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से, और मंसूर अली शाह साहब आने वाले हैं। और मंसूर अली शाह साहब के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने भी आपको सुनवाया भी कि जब रिजर्व्ड मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया था तो काजी फाइज ईसा साहब का ये स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और पार्लियामेंट आइन के जरिए कानून साजी करे तो वो उस फैसले को अनडू कर सकती है। बट मंसूर अली शाह साहब का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था जो मैंने सुनवाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, उसके बाद कोई भी उसको अनडू नहीं कर सकता और उस पर अमल करना आइन की रूह है। अब सवाल यह है आपकी नज़र में सर, क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स माजी में हो चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया कि हुकूमत एतराज़ ना करे, और हम जानते हैं मंसूर अली शाह साहब की रेपो, उनकी रेप्यूटेशन, दुनिया भर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में उनको स्पीचेस के लिए, लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि ये हुकूमत सही हैंडल कर पाएगी इस सिचुएशन को? देखिए, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस अपीयरिंग बिफोर ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब इन हाई कोर्ट। जब वो हाई कोर्ट के जज थे तो सिविल कोर्ट में किसी केस में स्टे हुआ था, और जिस गवर्नमेंट की मशीनरी को, डिपार्टमेंट को कहा गया कि यहाँ पे स्टे है, जब तक कोर्ट, सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करता आपने इंटरफेयर नहीं करनी, तो वहां पे जो तहसीलदार था और बाकी ऑफिसर्स थे वो बार बार आके वहां पे इंटरफेयर करते थे। तो हमने एक रिट डाली हाई कोर्ट के अंदर के ड्यूरिंग स्टे ये डिपार्टमेंट का फलाना अफसर, तो उन्होंने उसको हथकड़ी लगवा दी। उन्होंने कहा ये हाउ दिस इज पॉसिबल कि सिविल कोर्ट का स्टे और आप उस स्टे को ना माने। तो मंसूर अली शाह साहब इज अ वेरी डायनामिक पर्सन और बड़े जबरदस्त आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वेरी विजनरी एंड वेरी इनोवेटिव। और दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दबाव और इंटरफेरेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने माजी के अंदर देख लिया ये सारे मामला। इसके अंदर आप लेट्स डिस्कस फ्यू सिनेरियोज। जो मंसूर अली शाह साहब ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है और वो चेंज नहीं किया जा सकता, अनडू नहीं किया जा सकता। एक चीज है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू अनडू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये तो पार्लियामेंट का ही राइट है, उसी का इस्तेकाक है कि पार्लियामेंट कानून साजी करके चीजों को खत्म कर सकती है, तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब उसके ऊपर स्टैंड ले और ना करें एंड ही कम्स अप विद सम अदर थिंग, तो वो फिर एक जो है ना, वो एक इंस्टीट्यूशनल लड़ाई है। मैं नहीं समझता कि मंसूर अली शाह साहब उस जंग के अंदर जाना चाहेंगे जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है, इंस्टीट्यूशंस का नुकसान है, और उस तरफ जाएंगे। हाँ, मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड लिया, सारी चीजें की, और अपने आप को अगर उस बेंच से अलहदा किया या जो इंदिया दिया है कि कल को आने के बाद, मैं समझता हूं कि ही विल टेक अ स्टैंड फॉर हिज ओन, बिकॉज एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो तो साहब के जो भी हुकूमत आती है वो हुकूमत ये समझती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन और उसके जो हेड है वो हुकूमत की मर्जी के साथ चलने चाहिए। आप देखें कि अगर वो नहीं चलते तो प्रॉब्लम होती है। हुकूमत के फैसलों के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो उसको टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन करते हैं, नल एंड वॉइड करते हैं, तो वहां से हुकूमत के काम में प्रॉब्लम होती है। तो ये नेचुरल चीज है। प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम जुल्फिकार साहब डिफरेंट है ना, सिनारियो तो अभी ये है ना कि लोग ये समझ रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पीटीआई ने रेफरेंस दायर किया था तो इसलिए वो पीटीआई के लिए उनके हक में फैसले नहीं देंगे, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उनके हक में फैसले दे सकते हैं, और काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद अदालतों में पीटीआई के लिए माहौल साजगार हो जाएगा और शायद उनके हक में फैसले भी आना शुरू हो जाएं। इस अजम्पशन के ऊपर लोग काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। देखिए, बहुत सारी ऐसी अजम्पशंस है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स। मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद उनकी पॉलिसी और उनकी चीजों के ऊपर पता चलेगा। देखिए, एक चीज तो बड़ी जरूरी है कि ये जो आईनी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं हुकूमत और बाकी पार्टियों की तरफ से, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
के अंदर जजेस अपनी ताकत को बुर्जुमान रखना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते जजेस की अपॉइंटमेंट को खास तौर पे। और 18th अमेंडमेंट में जजेस की रिगार्डिंग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जजेस की तकरीरी का तरीकाकार तय कर दिया गया था कि इस तरीके से होगी। वो जज चौधरी इफ्तिखार साहब ने फिर ब्लैकमेल करके थ्रेट करके 19वीं अमेंडमेंट करवाई और वो तरीकाकार चेंज करके वापस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को वो पावर दे दी गई। तो अभी तमाम पार्टीज उसी तरफ कोशिश कर रही हैं कि उसका तरीकाकार चेंज किया जाए। लेकिन अभी अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जजेस आके अपनी मर्जी की ही जजेस लाते हैं और अपनी मर्जी की लॉ फर्म्स के अंदर से अपने ही जूनियर्स और उस तरह लाते हैं, आई थिंक वो एक तरीकाकार पे बहुत सारे जनरल बार काउंसिल्स के नॉर्मल वकीलों को इतराज होता है। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। देयर हैज टू बी अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस एंड फेयर रिक्रूटमेंट ऑफ द जजेस, ताकि उससे लोग जो है एक नॉर्मल वकील जो कि 15 साल प्रैक्टिस करता है, 45 से ज्यादा है, अच्छे केसेस कर चुका है, उन तमाम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि ना सिर्फ अच्छी लॉ फर्म और पाकिस्तान की गिनी चुनी वही 15-20 लॉ फर्म्स हैं जिसके अंदर से लोग उठ के आते हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये जो एक काटल है, एक जो तरीकाकार है, इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। एंड देयर हैज टू बी अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जो हमारी वकला बरादरी है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है, एहतजाज की कॉल भी दे रही है। काफ़ी वकीलों के साथ इंगेजमेंट आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज की है, फारूक एच नाइक साहब आपकी पार्टी के वहाँ मौजूद थे और भी बड़े बड़े वकील मौजूद थे। और जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक नई आइनी अदालत बनेगी, नई आइनी अदालत के नए चीफ जस्टिस होंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के साथ उतनी ही पावर रखेगी जितनी सुप्रीम कोर्ट की है, उतनी ही आईनी अदालत की भी पावर होगी, दोनों चीफ जस्टिस की बराबर भी पावर होगी। जिसके ऊपर वकला बरादरी का ये मौक़िफ़ है कि एक हमारी सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमें दूसरी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। आप कुछ रोशनी डालिए जुल्फ़िकार साहब इसके ऊपर। देखिए, अगर तो ये अमेंडमेंट हो जाती है और सुप्रीम ये जो आईनी अदालतें बन जाती हैं, इस पे किसी भी वकील को कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि जिसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन डालनी है तो वो उस अदालत, स्पेसिफिक अदालत में जाएगा और अपनी जाके वहां पे इस्तदा करेगा। हाँ, जहां तक बात रह गई रेगुलर सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है या बाकी चीजें आती हैं तो वो फिर क्वेश्चनेबल है। हाँ, लेकिन ये उसके बनने से पहले जो चीजें और जिस तरह बार काउंसिल्स और वकीलों के अंदर एक मोबिलाइजेशन और बाकी चीजें की जा रही हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स बीन डन, तो जब तक वो होगा नहीं तब तक ये डिवीजन रहेगी। जब अनटिल इट्स डन तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी और कोई भी इसके ऊपर इतराज नहीं करेगा। यहाँ पे सवाल यही आ जाता है कि डू द गवर्नमेंट हैव द नंबर और डू दे हैव द ड्राफ्ट के वो अपना प्रोसीजरल जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीट करके आईनी अमेंडमेंट करवा लें। if that's done or all stakeholders complete the number which is the 2/3 majority पूरी करती है, तो I think that's a legal procedure। इसके ऊपर किसी को कोई इतराज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, and everybody will have to follow that। Additional Secretary General Pakistan People's Party Zulfikar Badr साहब, thank you so very much for your precious time। जज़ाकल्लाह खैर सर। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के माने हुए बड़े मशहूर और मारूफ कानूनदान है। चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। आपकी नज़र में ये जो आईनी तरमीम है, क्या इसको शिकस्त दे दी गई है? क्या वकला अभी इसका मुकाबला करेंगे? क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने जिस तरीके से जल्दबाजी में काम किया, इतवार को पार्लियामेंट खोली और फिर बिल भी पेश ना कर पाए, क्या हुकूमत की नाकामी वाज़ेह है? और क्या अदलिया के का बड़ा हिस्सा वकला इस जुडिशल रिफॉर्म्स का हिस्सा बनेंगे, या फिर हम 26-27 लाख पेंडिंग केसेस को भूलकर आईनी अदालत पे जोर देंगे? सर, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये इसको कभी भी आप रिफॉर्म्स ना समझें। ओके, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, ये जुडिशियल ऑनस्लॉट है। या आप यूँ समझें कि अदलिया की वकार पर और अदलिया की इस यानी जो हैसियत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि या अदालती निज़ाम जो है उसको तय बाला करने की एक साजिश है। क्योंकि बुनियादी तौर पर
मौजूदा हुकूमत, इससे पहले भी हुकूमतें हमेशा उनके लिए जो प्रॉब्लम होता है, जो वो काम कर रही होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे काम जो अवाम दुश्मनी पर मबनी हो और जिसमें उनका अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इस्तेमाल करना हो, उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो अदलिया ही होती है। और ये अदलिया पूरी दुनिया में रुकावट बनती है जहाँ भी वो गैर आइनी तरीके से अपने इक़्तिदार को प्रोलांग करते हैं या अपने मुखालिफिन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में इससे पहले कोशिशें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी इसलिए ना हुई कि यानी उन्हें वो सपोर्ट उस ताकत की जो बिल्कुल बेमहाबा ताकत है और जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, वो ताकत उनके साथ कई मामलात में नहीं थी। इस वक्त सीधी सीधी बात यह है कि ये इस हुकूमत को जो सब इसकी अपनी साख जो है वो क्वेश्चनेबल है। ये चूंकि हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से नहीं आई, तो वो जो कोशिश कर रही है अवाम के रद्द-ए-अमल को देखते हुए, उसकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से वो ऐसा रास्ता इख्तियार कर ले कि अदालतें बिल्कुल बेवकत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट टूथलेस हो जाए और उनकी मर्जी जो है वो उससे अदालतें बने और ऐसी अदालत का क़याम आए, अमल में आए जो अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी यानी अबव हो, यानी उसमें जो आईनी मामलात हैं वो वहां जाएं और उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन ना किया जा सके। यानी आरिफ साहब, आपकी नजर में काजी फायज ईसा साहब के पास भी मौका है छक्का मारने का और मंसूर अली शाह साहब के पास भी मौका है कि वो आते ही एक छक्का मार सकते हैं, इस हमले का जवाब दे सकते हैं? देखिए, काजी साहब तो इस हमले में शामिल हैं, उनके पास तो मौके की बात है नहीं। ओके, वो कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ हो रहा है वो काजी साहब के इमाम पर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो गैर आईनी जितने भी इस वक्त मूव चल रही हैं उसमें काजी साहब पूरे तौर पर शामिल हैं। जहां तक मंसूर अली शाह का मामला है, जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होगी कि वो पाकिस्तान के अवाम को इन सीधा दस्तियों से बचाए और इस तरह आइन के साथ होने वाली ये जो धोखाबाजी है इसको खत्म करेंगे। उनका मैं समझता हूं कि फर्ज अवली होगा। सर, वकला बरादरी को 2007 की तहरीक के बाद हुकूमत की तरफ से इतनी ग्रांट्स और खर्चियां मिलती हैं कि कहा जाता है कि वकला अब हुकूमत के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, जो हुकूमत चाहेगी वकला भी वैसे ही कहेंगे, पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? वकला वो वाली तहरीक चला पाएगी सर? वजन है। बात यह है कि इस वक्त दो धड़ों में तकसीम है वकला। एक वकला वो है जो बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल बनी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो इस वक्त है, वो अदलिया यानी वो हुकूमत के साथ काफी हद तक इन्वॉल्व है, चूंकि ऐसे कभी पहले हुआ नहीं था जिस तरह पाकिस्तान में यानी इस दौर के शुरू में हुआ कि सबसे पहले इन्होंने ये किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसमें बाकायदा इन्वॉल्व हुई मुस्लिम लीग नून और आसन भून और आजम नजीर तारड़ जो है उनको साथ शामिल करके तो हुकूमत ने कोशिश की कि अदलिया जो है इसमें से वकला जो है उनको अपने साथ मिलाया जा सके। और इस सिलसिले में ये मौजूदा हुकूमत कामयाब हुई कि यानी जो ये लोग जो थे ये बाकायदा उनके साथ शामिल हो गए। सो माई सो के हर गैर आइनी काम में ये लोग आगे हैं। आजम नजीर तारड़ बिल्कुल उनका बहुत है और इस वक्त वकील होते हुए वो उस अंदाज में बिहेव कर रहा है जिस अंदाज में किसी जमाने में यानी लोग किया करते थे अपने मफादात के लिए। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि ये डिवीजन जो है ये चलेगी, क्योंकि बहुत सारे वकला जो है जिनकी गालिब अक्सरियत जो है वो इन गैर आइनी तरामीम को भी तस्लीम नहीं करती और इस मौजूदा हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करती। वो अपने तौर पर अपनी जान की बाजी लगाकर इनका मुकाबला करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो वकला है जो हुकूमत के साथ शामिल हैं ये बिल्कुल बेवकत हो चुके हैं। वकला जो है वो इनके साथ कतल नहीं है। तो इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि ये वकला के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और चूंकि इससे जहाँ अदलिया की आज़ादी और वकार पे हमला होता है तो उसमें वकील बराह रास्त जो है वो मुतासर होता है और अवाम बिलवास्ता मुतासर होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वकला जो है वो इस सिलसिले में पूरी जिद्दोजहद करेंगे और वो तुले हुए हैं इस मामले में। इसको आरिफ साहब, पाक फौज के जो चीफ हैं, हमारे आर्मी के जो चीफ हैं, उनकी सिलेक्शन के लिए 4 नाम आते हैं और फिर हुकूमती कमेटी बैठकर फाइनल करती है नाम। हम जानते हैं कि पाक फौज अदलिया से बड़ा इदारा है और अगर उसका चीफ हुकूमती कमेटी सेलेक्ट कर सकती है
तो फिर अदलिया का चीफ हुकूमती कमेटी क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकती सर? पहली बात तो यह है कि आपकी इस बात से मेरा शदीद इख्तलाफ है। ठीक सर। क्योंकि अदलिया सबसे बड़ा इदारा है, यानी पार्लियामेंट सबसे बड़ा, उसके बाद अदलिया, और ये जो फौज है वो इदारा, यानी उस इदारे के एतबार से ये इसका वो मुकाम नहीं है कि जो आप बयान फरमा रहे हैं कि जी अदलिया से भी बढ़कर है। राइट सर। ये एग्जेक्टिव का एक हिस्सा है, यानी आप यूज के एग्जेक्टिव के साथ एक सपोर्ट है जिनका काम बेसिकली पाकिस्तान का दिफा करना है। इस सारे अमल में ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, वहां कई फौज का जिक्र नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सारे ज़हनी तौर पर इतने नीचे चले गए हैं और हमें इस तरह इसके साथ हमांग कर दिया गया है कि अब हमें उन्हें सबसे ज्यादा बदतर इदारा समझते हैं। देखें, वहां का उनकी अपनी ऑटोनॉमी होना जरूरी है फौज की, कि वो अपने चीफ को मुंतखब करे और 5 नामों में से किया जाए और जो भी वहां उसको वो करे। और इसीलिए हमेशा कोशिश ये होती है कि उनके मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये जो अवामी निज़ाम है, जो सल्तनत के सियासी निज़ाम है, इसके अंदर वो मुदाखलत ना करे। तो जहां तक अदलिया का ताल्लुक है, अदलिया चूंकि बेसिकली सबसे अहम जिम्मेदारी होती है आर्बिटर के तौर पर, इन्होंने अगर कहीं भी झगड़ा हो, कहीं भी इख्तियारात की जो तकसीम है उसको डिस्टर्ब किया जाए, तो या आईनी किसी तरीकेकार को बदल दिया जाए, आइन में गैर जरूरी और गैर आईनी तरमीम की जाए, तो इस सिलसिले में अदलिया का किरदार बहुत अहम होता है। लिहाजा अदलिया का चीफ जस्टिस अगर वो हुकूमत की इस तरह की मर्जी से बनेगा तो यकीनन उससे नतीजा ये होगा कि आपके मुल्क के अंदर एक सियासी जमहूरी निज़ाम नहीं चलेगा, बल्कि इसे क्वासाई मार्शल निज़ाम आप कह सकते हैं। और इससे दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। जहां भी तरक्की हुई है वहां इसी बुनियाद पर हुई है कि ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हुई है, एग्जेक्टिव नीचे आई है, अदलिया सबसे ऊपर गई है, और पार्लियामेंट जो है उसके इख्तियारात को भी अगर कहीं उन्होंने गैर आईनी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो, और या जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ उनके काम हुए हैं, तो उसे भी अदलिया के यहाँ चैलेंज किया जाता है। तो इसलिए अदलिया के मामलात को तो कोशिश हमेशा ये होती है पूरी दुनिया में कि अदलिया जो है वो अब बोर्ड हो और अदलिया वो हुकूमत के मातहत ना हो। और अगर हुकूमत के मातहत अदलिया हो जाए तो फिर अवाम के पास तो कोई चारा ही नहीं रहता। अवाम के पास तो आखिरी दरवाजा अदलिया ही होती है जहां वो उन्होंने जाना होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस्तेदलाल काबिल कबूल नहीं है। थैंक यू आरिफ चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ऐं जीअं आरिफ चौधरी साहब चयो कि हिन महिल जेका सिचुएशन आहे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्हनि जी नज़र में कुझु कोन कंदा, पर अचण वारे चीफ जस्टिस लाइ यकीनन हिकिड़ो वॾो इम्तिहान भी आहे, सिचुएशन भी आहे, सिनारियो भी आहे, जुडिशल रिफॉर्म जो सब्जेक्ट भी आहे। निज़ाम अदल बेहतर थियणु ज़रूरी आहे, छो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमायो कि जंहिं मुआशरे में अदल न हूंदो, इंसाफ़ न हूंदो, वो तरक्की कॾहिं न कंदा, वो खुशहाल कॾहिं न हूंदा। अल्लाह असांजे प्यारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के तरक्की नसीब करे, खुशहाली नसीब करे, आमीन। पंहिंजो ख्याल रखिजो। सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।